हेलो दोस्तों। हम सीख रहे थे जावा। जावा सीखने से पहले हम सी और सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर देख रहे थे और हमने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने देखा था जो सी और सी प्लस प्लस है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अभी ये टॉपिक, ये कंसेप्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसी को हम पूरा करेंगे। ये हमने देखा था कि जो सी और सी प्लस प्लस है वो ईएक्सी फाइल जनरेट करती है, और ये ईएक्सी फाइल जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। ये ईएक्सी फाइल अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे जनरेट हुई है तो वो विंडोज़ पे ही एग्जीक्यूट होगी, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस और या लिनक्स पे एग्जीक्यूट नहीं होगी। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जो ये जीसीसी और जी प्लस प्लस जो कंपाइलर है ये विंडोज़ के लिए है। मैक और लिनक्स के लिए आप टर्बो वगैरह यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सी और सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो आप, जो सी और सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग बनाने के लिए यूज़। मैंने यहाँ जी सी सी और कंपाइलर इसलिए यूज़ किया ताकि हम ईएक्सी फाइल कैसे जनरेट होते हैं और जो कंपाइलेशन है वो कमांड के थ्रू कर सकें, ताकि जावा जब हम सीखेंगे तो जावा में भी इसी तरह से कमांड लिखे जाते हैं, इसी तरह से कंपाइल किया जाता है और एग्जीक्यूट किया, वो हम देखेंगे बाद में। तो कंपाइलर होना चाहिए, आप कोई सा भी कंपाइलर यूज़ करो, ठीक है। तो अभी इसके आगे हम देखते हैं कि सी ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई ईएक्सी जनरेट हुई है तो वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्यों नहीं एग्जीक्यूट होती है, हम देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं ए प्लस बी का, ठीक है। उसके थ्रू समझते हैं, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, सी में बना लो आप या सी प्लस प्लस में बना लो, दोनों में से किसी में भी बना सकते हैं, जो दो नंबर्स को का एडिशन का हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो हम जाते हैं दिस पीसी में, डी ड्राइव में, वर्क फोल्डर के अंदर हम सी में बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक फाइल बनानी होगी। यदि हम उसका नाम ऐड रखना चाहे तो एक्सटेंशन डॉट सी होगा, डॉट टी को डिलीट कर देते हैं, एंटर मारिए, एंटर मारिए। अब एक हम सिंपल जावा सी का प्रोग्राम लिखते हैं दो नंबर्स को ऐड करने का। तो सबसे पहले हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज़ इंक्लूड फोनियो डॉट एच। फिर इंट मैन, और इस मैन का सिंटेक्स कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम क्या लेंगे, एक वेरिएबल इंट ए, और इसके अंदर क्या, एक वैल्यू रख देते हैं 10। 10 हम लेते हैं इंट बी इज इक्वल टू 20। 10 हम क्या करते हैं, इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। और यदि आप चाहो तो printf लिख करके की वैल्यू को इस तरीके से कुछ डिस्प्ले भी कर सकते हैं, सी, और रिटर्न 0। फाइल को सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सी के अंदर हमने एक प्रोग्राम बनाया दो नंबर्स को ऐड करने का। इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो सी एम डी के अंदर जाते हैं, तो हमारा जो प्रोग्राम है डी ड्राइव में है, सी डी वर्क फोल्डर के अंदर सी डी सी, और अब क्या लिखते हैं हम, जी
जी सी का प्रोग्राम है, मिनिमाइज कर देते हैं। सी का प्रोग्राम है तो जीसीसी डॉट EXE लिखना चाहो तो भी ठीक, नहीं लिखना चाहो तो भी ठीक, जीसीसी, और इसे क्या ऐड डॉट सी एज अ इनपुट दे देते हैं, और आउटपुट हम क्या ऐड नाम से ही रख लेते हैं। इंटर मारते हैं। नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। जब भी इस तरह की कोई एरर आए तो हमें क्या करना है, पाथ सेट करना है। पाथ सेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जीसीसी कहाँ है। जीसीसी यहाँ है पिन के अंदर। हम क्या करते हैं, सेट पाथ इज इक्वल टू टेस्ट। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ सी के अंदर आते हैं। अब देखिए जीसीसी ऐड डॉट सी आउटपुट ऐड, एंटर मारते हैं तो यहाँ देखिए ऐड डॉट EXE फाइल जनरेट हो गई है। एक चीज़ और रह गई थी, वो और गेट CH और कर लेते हैं, ताकि हम डबल क्लिक करके गेट CH फंक्शन और कॉल कर लेते हैं, फाइल सेव कर लेते हैं, तो मिनिमाइज कर लेते हैं, फिर से कंपाइल कर लेते हैं, तो डिलीट करके कंपाइल करते हैं ताकि देखने में आए कि EXE फाइल जनरेट हो रही है। ये देखिए ये EXE फाइल जनरेट हो गई। अब इसको एग्जीक्यूट करना हो तो ऐड लिख दो बस। ऐड डॉट EXE भी चलेगा और ऐड भी चलेगा। कंपाइलर या कमांड बाय डिफ़ॉल्ट उस कमांड को EXE ही लेता है। चलिए 30 आ गया, अपना एडिशन हो गया। आउटपुट स्क्रीन होल्ड करके रखा है, एक स्पेस बटन दीजिए और ये बाहर आ जाएगा। डबल क्लिक के थ्रू भी हम आउटपुट, ये जो डबल क्लिक के थ्रू करते हैं इसको क्या कहते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और ये जो कमांड के थ्रू करते हैं इसको कमांड यूज़र इंटरफेस। अच्छा, ये तो हमने कर लिया एडिशन का प्रोग्राम। ठीक है, अब हम समझते हैं कि एक्चुअली अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि ये जो EXE जनरेट हुई है वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है हमारा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे जनरेट हुई है। तो ये जो A+B है, मतलब मैं बाकी को, चलो बाकी प्रोग्राम को भी कॉपी कर लेते हैं, यहीं पे रख लेते हैं। ये हमारा एडिशन का प्रोग्राम है। ठीक है, इस फाइल का क्या नाम है, ऐड डॉट सी। ठीक है, ये फाइल है। अब इस फाइल के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, मैं सारे इंस्ट्रक्शन को नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये इस इंस्ट्रक्शंस को लेकर के, इस इंस्ट्रक्शन को लेकर के एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। अब जैसे ये A+B है, अब इस A+B को प्रोसेस कौन करेगा, ये एग्जीक्यूट कहाँ पे होगा। मतलब सबसे पहले तो देखो कंप्यूटर के अंदर हर चीज़ जो है, हर चीज़, कोई भी चीज़ हो वो प्रोसेस कौन करता है, प्रोसेसर। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर के अंदर हर चीज़, इस इंस्ट्रक्शंस को भी कौन प्रोसेस करेगा, प्रोसेसर। लेकिन ये जो A+B है, ये यदि हम डायरेक्ट प्रोसेसर को दे देंगे तो प्रोसेसर इसको नहीं समझेगा, क्योंकि A+B जो है बाइनरी नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो होगी, उस A+B को बाइनरीज में कन्वर्ट करना होगा। तो सपोज एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं इस A+B को इस तरह से हमने बाइनरीज में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरीज में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो बाइनरी है, अब ये इसको प्रोसेसर प्रोसेस कर देगा। ठीक है, प्रोसेस करके इसने आउटपुट जनरेट कर दिया। पर प्रोसेस करने के पहले ये जो बाइनरीज है ये कहीं तो प्लेस रहेगी ना। देखिए मैं बताता हूं आपको, ये जो प्रोसेसर है,
ये जो प्रोसेसर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कई कई लाख इंस्ट्रक्शंस वो कई सेकेंडों में, मतलब कुछ सेकेंडों में कर लेता है। तो ये जो छोटा सा इंस्ट्रक्शन है, इसको प्रोसेस करने में प्रोसेसर को बहुत कम समय लगेगा, बहुत कम समय, और प्रोसेस करके और ये आउटपुट जनरेट कर देगा। तो वो आउटपुट कहाँ जाएगा, या जब जब इसको इस 01 को प्रोसेस, इस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना है, तब तक ये कहाँ रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, जहां पे ये मेमोरी के अंदर ये प्लेस रहेगा इंस्ट्रक्शन। और जब यूजर कहेगा कि इस प्रोसेसर इस A+B करो, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करो, तब वो उस मेमोरी में से जाकर के प्रोसेसर को दिया जाएगा और ये प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट जनरेट कर देगा। लेकिन तब तक के क्या ये कहाँ प्लेस रहेगा, और प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ प्लेस है। तो इस चीज के लिए हमारे पास एक इंटरफेस रहता है, वो रहता है ओएस ही लिख देता हूं, थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने में बार बार बड़ा सा हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ये मैनेज करता है, ये इंस्ट्रक्शंस को, इस इंस्ट्रक्शन को उसने स्टोर करके रखा है, उसने स्टोर करके रखा है। जब आप ये जो डबल क्लिक करते हो, देखिए मैं बताता हूं आपको, यहाँ ये स्टोर है, ये EXE फाइल के अंदर वो A+B स्टोर है ना। अभी प्रोसेस नहीं हो रहा है, जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा ये प्रोसेस होगा, और फिर मैं बाहर आ जाऊंगा, बंद कर दूंगा, तो फिर ये स्टोर है। तो जब ये प्रोसेस नहीं हो रहा होता है, तो इसको कहीं मेमोरी में प्लेस करना होता है। तो वो प्लेस कौन करता है, वो करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि मैनेज का काम पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, तो ये जो हमारी EXE जनरेट हुई है, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने जनरेट की है, और इसको स्टोर, मेमोरी में स्टोर भी कौन करके रखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और जब यूजर इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ये डबल क्लिक किया, जब मैंने इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कहा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस इंस्ट्रक्शन को किसे दे दिया, प्रोसेसर को प्रोसेस करने के लिए। यहां डबल क्लिक के थ्रू भी किया, और मैं चाहूं तो ये देखिए, ये EXE फाइल जो है add.exe यहां स्टोर है। ठीक है, ये कहाँ स्टोर है, ये डी ड्राइव में वर्क फोल्डर के अंदर। ये यूजर को पता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने कहा कि डी ड्राइव में जाइए, वर्क में गए, फिर सी के अंदर गए, और एक ऐड EXE इंस्ट्रक्शन है, एक फाइल है, उसके अंदर A+B एक इंस्ट्रक्शन है, उसको आप प्रोसेस करवाइए प्रोसेसर से। जैसे ही आपने इंटर मारा, उसने प्रोसेस करके, प्रोसेसर ने प्रोसेस करके आउटपुट दे दिया। तो ये जो 30 है, ये जो 30 डिस्प्ले प्रोसेसर ने, ये जो प्रोसेसर है, ये देखिए, प्रोसेसर जो है 0101 ही समझता है। तो यदि वो इनपुट 0101 में ले रहा है, तो आउटपुट भी 0101 में देगा। तो इसने जो A+B किया है, 10+20 किया है आपका, ये रहा आपका, ये जो 10+20 इसने किया है, ये इसने एज अ बाइनरी लिया है, तो ये आउटपुट भी तो बाइनरी में ही देगा ना। लेकिन यूजर अपना बाइनरी नहीं समझता। यूजर कौन, ये जो मैं 30 देख रहा हूं ना, ये मैं यूजर हूं। तो प्रोसेसर ने भी आउटपुट जो दिया है वो बाइनरीज में दिया है, लेकिन यूजर बाइनरीज नहीं समझता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास एक इंटरफेस है, तो उस 01 बाइनरीज को वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने 30 इस तरह से डिस्प्ले कर दिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्व समझ में आया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इस इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एक सही वर्ड में कहूं तो इसको रिप्रेजेंट करता है मेमोरी के अंदर, स्टोर करके रखता है मेमोरी के अंदर। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। और जब यूजर कहता है इसको एग्जीक्यूट करो, तो वो वहां से लेकर के उस प्रोसेसर को देता है, प्रोसेसर प्रोसेस करता है 01 को, और आउटपुट भी कायम है 01 में देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको भी स्टोर करके रखता है मेमोरी में, और डिस्प्ले करता है किसको, कस्टमर को या यूजर को। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्व समझ में आया। आपका जो ये इंस्ट्रक्शन है
बाइट कोड में कन्वर्ट होगा, या बाइट कोड बोल रहा हूँ सॉरी, मशीन कोड में, मशीन कोड में कन्वर्ट होकर के, जैसे ये EXE फाइल इसके अंदर कन्वर्ट होके रखा है, ये प्रोसेस नहीं हो रहा है अभी, बस स्टोर है। प्रोसेस कब होगा? जब यूजर कहेगा। तो यूजर जैसे मैं हूं, मैं यूजर हूं, मैं डबल क्लिक कर रहा हूं, मतलब मैं कह रहा हूं ऑपरेटिंग सिस्टम को कि इसको प्रोसेस करो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने जल्दी से वो इंस्ट्रक्शन लिए और प्रोसेसर को दे दिया, प्रोसेसर ने लिया एज अ इनपुट और आउटपुट दे दिया बाइनरीज में। वो बाइनरीज को ऑपरेटिंग सिस्टम ने यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले कर दिया, या मुझे डिस्प्ले कर दिए। तो ये मुझे 30 डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्रोवाइड कराता है, मतलब मेजर रोल प्ले करता है, इस इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो स्टोर करके कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेसर को देना भी उसी को है, और फिर वहां से इनपुट आउटपुट लेकर के उसको भी स्टोर किसको करना है? ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो देखिए यहां पे होता क्या है, ये जो आपका A+B है, इसको मैं यहां थोड़ा सा अलग से समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, और एक देखो 3 लैंग्वेज होती है, देखो मैं बताता हूँ, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, और एक असेंबलर होता है। तो असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज के लिए, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? देखो इस जस्ट क्लोज टू मशीन कोड, मतलब एक तरह की बाइनरीज जो है उस लैंग्वेज से एक स्टेप अप होती है, ये भी लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है, मशीन से इंटरेक्ट करती है। जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसमें जैसे ये प्लस है, तो उस प्लस को क्या लिख देते हैं आप? ऐड। माइनस है, उसको सब लिख देते हैं, सब लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लाई को ऐसे लिख देते हैं, या डिवाइड को तो ये क्या कहलाती है? असेंबली लैंग्वेज। तो जो इस तरह की लैंग्वेज होती है वो असेंबली लैंग्वेज। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इस तरह की ही लैंग्वेज यूज करता है। तो जो आपका जो A+B है, तो वो उसको इस तरह से कुछ कन्वर्ट कर लेता है, ऐड, सब, मल्टी, मतलब ये मशीन कोड नहीं हो, मशीन कोड नहीं होते हैं, एकदम प्योर 0101 नहीं होते, लेकिन ये मशीन कोड के इक्विवेलेंट ही होते हैं। इट्स वेरी क्लोज टू मशीन कोड। ठीक है, तो जैसे ये A+B है, इसको यदि आप असेंबली लैंग्वेज में या ऑपरेटिंग सिस्टम इसको रिप्रेजेंट करना चाहेगा तो वो इस तरीके से कर सकता है, ए एड बी। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका और क्या? ए कॉमा बी एड, और एक तरीका सपोज ये हो गया, ऐड ए कॉमा बी। तो इस A+B को 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मान के चलो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम इसको रिप्रेजेंट करता है। यदि हम विंडोज की बात करें, विंडोज इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, और मैक इस तरीके से करता है, और ये मैं एग्जांपल्स के तौर पे बता रहा हूं आपको, लिनक्स इस तरीके से करता है। ठीक है, तो अब ये जो आपका ये वाला इंस्ट्रक्शन है, ये विंडोज A+B को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। यदि आप इस तरीके से विंडोज को दोगे उस इंस्ट्रक्शन को, तो वो नहीं समझेगा। इसी तरीके से मैक ऑपरेटिंग सिस्टम A, B ऐड इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है A+B को,
यदि आप ए एड बी मैक को दोगे तो वो नहीं समझेगा। इसी तरीके से एड ए कॉमा बी लिनक्स समझता है। यदि आप इन दोनों तरीके से इंस्ट्रक्शन इस ए प्लस बी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दोगे तो वो नहीं समझेगा। ठीक है, तो इसको हम अपने एग्जाम्पल में प्लेस कर लेते हैं। ये हमारा ए प्लस बी है, कॉपी, ओ पकड़ा नहीं रहा, चलो थोड़ा छोटा, ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक है, चलो हटाओ इसको, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। अच्छा लिख लेते हैं, इतनी देर में तो लिख ही लिया होता। ए प्लस बी, ये सोर्स कोड है, ए प्लस बी, ये इंस्ट्रक्शन, अरे ए प्लस बी। ठीक है, तो अब जब विंडोज की बात आएगी तो विंडोज इसको कैसे रिप्रेजेंट कर लेगा। यदि मान के चलो उसने, नीचे मैंने कैसे लिखा है, हाँ ठीक है, ए एड बी, इस तरह का, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। और ए बी एड, मैक ने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ने। और एड ए बी, लिनक्स ने इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट कर लिया, सेम इंस्ट्रक्शंस को या सेम स्टेटमेंट को, ए प्लस बी को इस तरीके से, और विंडोज ने रिप्रेजेंट किया इस तरीके से, मैक ने, और लिनक्स ने कुछ इस तरीके से। अब यदि आप इस EXE को इस मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को दोगे तो वो क्या एग्जीक्यूट करेगा, नहीं करेगा। वो सर वो ढूंढेगा ए कॉमा बी ऐड, और लेकिन यहां पे आप दोगे क्या, ए ऐड, अब वो बी की जगह ऐड आ जाएगा, तो वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये होता है कंसेप्ट कि जो सी और सी प्लस प्लस है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो इंस्ट्रक्शंस है उसको रिप्रेजेंट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम को होता है। वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का रिप्रेजेंट करने का जो इंस्ट्रक्शंस है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है, इसलिए वो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के रिप्रेजेंट करने के तरीके से वाकिफ नहीं होता है, इसलिए वो आपस में एक दूसरे के कोड एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अच्छा, यहां तक तो कंसेप्ट की बात हो गई, लेकिन यहां से आप एक चीज और देखिए, ये जो add.c फाइल है ये EXE में जनरेट होती है। तो क्या ये EXE में ये जो मैंने आपको चीजें बताई, क्या सही में ऐसा कुछ होता है, या 0101 स्टोर होते हैं? वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि 01 नहीं स्टोर होते हैं, क्योंकि जो प्रोग्राम है उसको EXE में कन्वर्ट करके और रिप्रेजेंट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली इस तरीके की भाषा या इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है ना। असेंबली लैंग्वेज कहलाती है इस तरह की चीज़ें। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो एक्चुअल में उसके अंदर क्या है इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस EXE फाइल पे हम यदि डबल क्लिक करते हैं तो हमें आउटपुट नज़र आता है। अब मुझे देखना है कि इस EXE फाइल के अंदर है क्या चीज़, तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ। तो देखो एक सिंपल सा तरीका है,
न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लीजिए, ठीक है। इस EXE को पकड़िए और यहाँ पे छोड़ दीजिए। इसको ओपन करके एक्चुअली छोड़ना है। ओके, ओहो, बंद कर ले। तो सिलेक्ट कीजिए, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपन। ये ओपन हो गया, ये ड्रॉप कर दीजिए। ये देखिए, तो ये कुछ 01 दिख रहा है क्या आपको? ये आपको 01 नहीं दिखेगा, और ना ही आपको कोई असेंबली लैंग्वेज दिखेगी। ये कुछ आड़े टेढ़े वर्ड दिख रहे हैं। और एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि हमारा जो सोर्स कोड है वो देखो कितना छोटा सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन 11 लाइन का है। और यहाँ पे आउटपुट कुछ देखिए कितना बड़ा है, और ये कुछ डब्बे डब्बे दिख रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है? तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए, एक हम वर्ड फाइल ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं वर्ड फाइल को। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, ये वर्ड फाइल ओपन हो गई। साइज़ बढ़ाता हूँ मैं थोड़ा इसका, ताकि आपको दिखेगा। मैं यहाँ एक टाइमलाइन न्यू रोमन में का फॉर्मेट क्या कर देता हूँ। ये टाइप नहीं हो रहा है, 1 मिनट। कैलिबर में ले लेते हैं, चलो ठीक है, जाने दे। कैलिबर, कैलिबर में ले लेते हैं। वैसे तो आना चाहिए। हाँ, ये आ गया, टाइमलाइन न्यू रोमन, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ एक लाइन लिखता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। ये मैंने एक लाइन लिखी, किस लैंग्वेज में लिखी? इंग्लिश लैंग्वेज में। समझ में आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है? ठीक है। मैं थोड़ा एक लाइन नीचे आता हूँ, और मैं ये कृतिदेव है, कृतिदेव में जो हिंदी टाइपिंग के लिए है, मैं हिंदी में टाइप करता हूँ। यह मेरा पहला प्रोग्राम है। ये मैंने हिंदी में टाइप किया, ठीक है। ये टाइमलाइन न्यू रोमन में किया, और ये कृतिदेव में किया, हिंदी में किया। इस सिंपल से कह लें, ये मैंने इंग्लिश में किया, ये मैंने हिंदी में किया। और फॉर्मेट मैंने इस वर्ड को मैंने बता दिया था कि मैं हिंदी में कर रहा हूँ, और जब मुझे इंग्लिश में करना था तो मैंने बता दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, और इन दोनों का ही फॉर्मेट जो है मैं मंगल कर दे ये कृतिदेव कर देता हूँ। तो अब देखिए, ये लाइन तो पढ़ने में आ रही है, यह मेरा पहला प्रोग्राम है, ठीक है। ये लाइन पढ़ने में नहीं आ रही, जबकि यहाँ हमने लिखा था दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। ये अजीब से हिंदी में कुछ वर्ड आ गए। फिर देखिए, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और टाइमलाइन न्यू रोमन में कर। अब ये लाइन पढ़ने में आ रही है, और ये कुछ आड़े टेढ़े से लिखे आए हैं। तो तो बात ये जो है, यहाँ मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये फॉर्मेट की दिक्कत है, बस फॉर्मेट की। अब यदि मुझे इसको पढ़ना है, तो मैं कृतिदेव में कर दिया, पढ़ने में आ रहा है। यदि मैं इसको टाइमलाइन न्यू रोमन में कर दूंगा हिंदी को, तो वो कुछ आड़े टेढ़े वर्ड दिखाने लगेगा, जो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है। इसको आप ओपन कर रहे हैं, और ये जो नोटपैड आपने ओपन किया है, ये जो नोटपैड है, ये किस तरह के फॉर्मेट के लिए है? ये है इंग्लिश के लिए। ये इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज में कोई डॉक्यूमेंट्स लिखा है या कोई चीज़ लिखी है, उसको डिस्प्ले करने के लिए। आप क्या कर रहे हो इसमें, ये इस EXE फाइल के अंदर क्या है? मशीन कोड। इस मशीन कोड को आप ज़बरदस्ती इसमें ओपन करेंगे, तो ये फॉर्मेट अजीब, फॉर्मेट की दिक्कत है। ये फॉर्मेट की दिक्कत।
तो आपको ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए या ऐसी चीज चाहिए जो मशीन कोड को रीड करती हो, मशीन कोड को डिस्प्ले करती हो, है ना, ये नोटपैड नहीं करती। ठीक है, तो इसलिए हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए जो EXE फाइल को या जो मशीन कोड है उसको डिस्प्ले करती है। तो हमारे पास क्या है ऐसी चीज, तो मैं आपको बताता हूं। हमारे पास है हमारे पास है एक ये TDM GCC कंपाइलर है, बिन है, बिन के अंदर ही एक ये है gcc-nm.exe। तो ये जो फाइल है, इसको यदि आप .exe फाइल एज ए इनपुट देंगे तो ये आपको आउटपुट क्या दे देगा, मशीन कोड। एक्चुअल में मशीन कोड जो है वो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसका पाथ चाहिए। ठीक है, पाथ हालांकि सेट है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, gcc-nm, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करना है। देखो एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, नॉट सच अ फाइल, मतलब ये एग्जीक्यूट, इसका काम क्या है, मशीन कोड को डिस्प्ले करना, पर इसको आपने मशीनी कोड नहीं दी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको जीसीसी, अच्छा पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, gcc-nm, ठीक है, स्पेस मारिए। अब इसको क्या देना है, हमें इनपुट देना है। क्या देना है हमें, इनपुट देना है add.exe। तो add.exe लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसको exe ही फाइल चाहिए जिसको वो डिस्प्ले कर देगा मशीन को। इंटर मारते हैं। ओके, लिखना पड़ेगा add.exe। ये देखिए, तो ये इसने डिस्प्ले कर दिए क्या, मशीन कोड। देखिए ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये देखिए प्रिंट एफ लिखा हुआ है, और ये जो है ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। एक्चुअली क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस EXE फाइल को मेमोरी में स्टोर करके रखता है, और मेमोरी के अंदर आप देखोगे तो मेमोरी के अंदर हेक्साडेसिमल में, देखिए मेन मेथड यहाँ यहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, यहाँ पे यदि आप ध्यान से पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है आपको कुछ समझ में आ जाए। देखिए ये ए वेरिएबल, बी, ये ए जेड, ए एग्जिट, ठीक है, इसको आप चाहोगे तो थोड़ा पढ़ोगे तो शायद समझ में आ जाए, है ना, पर ये 0101 नहीं है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करके रखता है आपके इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में, वो इन्होंने डिस्प्ले कर दी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कितनी बड़ी है। इस पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं अपन, क्योंकि एक्चुअली अपन यहाँ जावा सीखने के लिए आए हैं। ये तो बस रेफरेंस के लिए इस तरह की चीज़। अच्छा, यहाँ मैं इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि जावा में भी आ, इस तरीके से हमें खोल के देखना पड़ेगा कि डॉट क्लास फाइल के अंदर क्या है, वो हम देखेंगे। और वहाँ पे हम इस तरह का तरीके से स्केप नहीं कर देंगे, वहाँ पे हम एक एक कोड को समझेंगे और वो समझ में भी आएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया .exe फाइल के अंदर क्या है, वो आपको देखना है तो आप इस तरीके से देख सकते हो। इसमें सीखने और देखने वाली बात एक चीज़ और है, आपने ध्यान नहीं दी, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारा जो सोर्स कोड है, ये हमारा सोर्स कोड है, इसके अंदर कितनी लाइन है, 11 लाइनें अभी अपन ने गिनी थी। और यहाँ पे कोड देखे कितने बड़े हैं, 11 लाइन के तो नहीं है, काफ़ी लाइन के हैं। तो ये ऐसा क्यों हो गया, तो देखिए सी और C++ में ये एक और इसका ड्रॉबैक कहते हैं या जिसकी कमजोरी कहते हैं, इसके अंदर जो है आप हेडर फाइल्स जो है आपने इंक्लूड करके रखा है। हेडर फाइल्स क्या होते हैं, ये प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं इसके अंदर, हेडर फाइल्स के अंदर, जो आप प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि प्रिंट एफ यूज़ किया है,
प्रिंट एफ एक फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है। ये फंक्शन आपने बनाया है क्या, इस प्रोग्राम में है क्या? नहीं है। ये कहाँ है? स्टूडियो हेडर फाइल्स में है। गेट सी एच फंक्शन आपने कॉल किया, कॉल तो किया, लेकिन एक्चुअल में गेट सी एच फंक्शन आपके प्रोग्राम में है क्या? नहीं है। वो कहाँ है? कोनियो डॉट एच के अंदर। तो ये जो हेडर फाइल्स है इसके अंदर प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं, जिसको आप आपके प्रोग्राम में इंक्लूड करके और आप इसको इसकी प्रीडिफाइंड फंक्शन इनके अंदर जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है उसको आप आराम से यूज कर सकते हो। लेकिन इससे दिक्कत क्या होती है? इससे तो फायदा ही नजर आ रहा है, लेकिन इससे दिक्कत ये आप क्या होती है, जैसे ये हेडर स्टूडियो डॉट एच है, इसकी इस हेडर फाइल्स के अंदर जितने भी कोड लिखे होंगे, जितने भी फंक्शंस लिखे होंगे, वो सारे कोड आपके प्रोग्राम में कॉपी हो जाते हैं जब आप EXE बनाते हो। जितनी भी हेडर फाइल इंक्लूड करोगे, वो सारे हेडर फाइल्स के प्रीडिफाइंड फंक्शन जो है उसके कोड जो है वो आपकी EXE फाइल में इंक्लूड हो जाते हैं। तो आपके जो प्रोग्राम है उसकी EXE जो बनती है उसका साइज बड़ा हो जाता है। इसलिए ये इतना बड़ा दिखा रहा है, क्योंकि हेडर फाइल्स भी जो है वो इंक्लूड है इसके अंदर, उसको भी मशीन कोड में रिप्रेजेंट करके रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम ने। इसको हम EXE फाइल के थ्रू भी देख सकते हैं। देखिए, add.c पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज पे जाइए। आपको क्या प्रॉपर्टीज में दिखा रहा है? 145 बाइट। ये बाइट, बीट, एम, ये सब क्या होते हैं? ये सब अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो बाइट है, ठीक है। अब ये इसी की EXE देखिए, add.exe, इसकी प्रॉपर्टी में जाइए, इसकी साइज देखिए क्या है, KB में आ गई है। और अगर बाइट में गिनना चाहे तो देखिए ये 100 कहाँ 128 और कहाँ 1,32,787। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये देखिए दोनों की ये add.exe है और ये add.c है, ठीक है। इसकी 145 बाइट्स और इसकी क्या 1,32,787 बाइट्स, ठीक है। तो ये इंक्रीज क्यों हो गई? क्योंकि दोनों तो सेम है, ये सी में है, बस ये है कि ये सी प्रोग्राम है और ये उसके इक्विवेलेंट क्या है, मशीन कोड है। लेकिन हमने इस सी प्रोग्राम में इंक्लूड किया है 2 हेडर फाइल, तो उस हेडर फाइल्स के भी जो है सारे कोड आपकी EXE में कॉपी हो जाते हैं। तो आपकी जो EXE जनरेट होगी वो उसका साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे हम प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं। 145 बाइट का हमने कोड लिखा और वो 1,32,000 है। तो कितना डिफरेंस आ गया? काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया। आप छोटा भी प्रोग्राम बनाइए, कितना भी छोटा बनाइए, लेकिन वो हेडर फाइल्स एटलीस्ट आप एक प्रिंट एफ तो लिखोगे ही ना, उसके लिए एक हेडर फाइल लगेगी। एक हेडर फाइल लिखी तो आपकी साइज, आपके प्रोग्राम की साइज काफ़ी बढ़ गई। तो ये जावा के, ये सी और C++ के अंदर ड्रॉबैक है। C++ में भी हम हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, लेकिन जावा ने इसका जो है इस प्रॉब्लम का को सॉल्व किया है। वहाँ पे ऐसी आपको दिक्कत नहीं देगी। तो जावा इसलिए भी, मतलब एक एक दो दो करके मैं रीज़न बता रहा हूँ, इसीलिए हम पढ़ जावा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने जावा स्टार्ट भी नहीं किया है। C और C++ पे ही बात कर रहे हैं, ताकि हम जावा को कंपेयर करें C और C++। तो अभी तक के हम जितना भी C और C++ में सीखे हैं, उसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो से जावा पे बात करेंगे और जावा सीखेंगे और जावा का स्ट्रक्चर देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि हमने सी में क्या देखा था, अब जावा में क्या देख रहे हैं। सी में क्या दिक्कतें, मैंने 2 दिक्कतें बताई सबसे बड़ी। क्या? सी और C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है और जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। सी और C++ के अंदर क्या होता है, हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं हम। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने से क्या होता है, जो आपका प्रोग्राम है उसकी साइज अननेसेसरी इंक्रीज हो जाती है, जो अभी हमने देखा। तो इन दोनों दिक्कतों को जावा ने रिजॉल्व किया है और इसीलिए जावा सी और C++ से बेहतर मानी जाती है। लेकिन सी और C++ जो है अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग है। नेक्स्ट वीडियो में हम C++ और जावा, या पहले हम जावा को पढ़ लेंगे, जावा का स्ट्रक्चर देख लेंगे, उसके बाद हम C और C++ और जावा को कंपेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम जावा देखेंगे, जावा में
कैसे जावा का स्ट्रक्चर है, कैसे जावा कंपाइल की जाती है, कैसे रन किया जाता है, डाउनलोड कैसे की जाती है, पाथ कैसे सेट किया जाता है, और जो है जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस वीडियो में इतना है।